तो इतिहास की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। पिछले 14 दिन हो गए शायद ना, 12 या 14 दिन हो गए, और हम लोग पाषाण काल से बढ़ते बढ़ते मौर्य साम्राज्य पे पहुंचे। और मौर्य साम्राज्य पे भी हम लोगों ने बात चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में करी, फिर बिंदुसार के बारे में बात करी, फिर उसके बाद हमने अशोक के बारे में बात करी। अशोक को लेकर के काफी चर्चाएं हम लोगों ने की, उनकी धम्म नीति के बारे में भी बातचीत हुई थी कि धम्म को धर्म कैसे कहा गया। कुछ लोगों ने उसे राजधर्म कहा, कुछ लोगों ने उसे ना बौद्ध धर्म का उपासना का धर्म कहा, उपासक बौद्ध धर्म कहा। अशोक के बारे में बात की जाए तो उनको महान अशोक कहा जाता है ना। महान दो ही लोगों के लिए प्रयोग हुआ है, और वो एक इधर अशोक के लिए और एक मध्यकालीन इतिहास में अकबर के लिए। कल की चर्चा हमारी आपकी इस पे भी थी कि राजधानी परिवर्तन क्यों हुआ, मगध क्यों सबसे ताकतवर हो गया। कुछ याद होगा आपको। हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा की थी, तो मूरा से उत्पन्न हुए मौर्य ना, ये बात रिवीजन में आप बता देंगे। जब चंद्रगुप्त मौर्य के अलग अलग नामों की बात करते हैं तो आप मुझे बताएंगे क्या उनके 3 नाम कौन कौन से हैं? सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोप्स। बहुत बढ़िया। कुछ किंवदंतियां कहती हैं कि कोई एक बालक था छोटा सा जिसे ना, तो उस बालक का नाम क्या है? राजकीलम है। कितने रुपए में खरीद लिए थे? करशापण ना, उस समय की करेंसी। अच्छा, किसी तरीके से प्रमुख बात याद रखने वाली सेल्यूकस निकेटर की है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में प्लूटार्क नाम का एक विद्वान है, वो कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख सैनिक थे लगभग ना, लगभग 6 लाख सैनिक थे। और 6 लाख सैनिकों की बात हम जब करते हैं तो उसने कहा कि चंद्रगुप्त ने अपने 6 लाख सैनिकों के साथ पूरे भारत को रौंद डाला। पूरे भारत को रौंद डाला, इसका मतलब है कि उसने पूरे भारत में इतनी लंबी बृहद सेना लेकर के पूरे भारत को ना एकदम जीत लिया। तो 6 लाख सैनिक बहुत बड़े संख्या में सैनिक हो गए उस समय अगर बात की जाए तो। ठीक है, हम जब बात करते हैं बिंदुसार की तो अमित्र घात प्रमुख रूप से होता है, दुर्धरा के पुत्र माने जाते हैं। बिंदुसार को शासन देकर के श्रवण बेलगोला चले जाते हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके साथ चले जाते हैं? कौन सा बौद्ध भिक्षु था? भद्रबाहु। भद्रबाहु। एक और था स्थूलभद्र, वो कहाँ रुक गया था? मगध में। कितने वर्षों का अकाल पड़ा था? 12 वर्षों का। ठीक है, जो लोग बाहर चले गए लौट करके आए वो दिगंबर हुए, और जो यहां रहे थे वो श्वेतांबर के नाम से जाने गए। अभी धर्म के बारे में इसके बाद चर्चा हम लोग करेंगे। अशोक के बारे में सर हम बात करते हैं तो अगर मैं नाम ले लूं असंधि मित्रा की, महादेवी की, पद्मावती की, तीक्ष रक्षिता की, कारुवाकी की, और अगर मैं बोल दूं कि सुभद्रांगी की बात हो रही है तो उनकी माता है। अगर सर मैं बोल दूं तीवर, जालौक, महेंद्र, कुणाल ना, ये जालौक किस में कहा गया है? कल्हड़ की राजतरंगी। और ये तीवर किस में कहा गया है? प्रयाग का लेख है ना, प्रयाग का लेख। गुड, वेरी गुड सर। ये 4 वर्षों तक अपने भाइयों को मारने में व्यस्त रहे ऐसा कहा जाता है, बहुत स्वीकृत तो नहीं है। प्रमुख विजय इनकी 8 वर्ष बाद, अपने जीवन के 8वें वर्ष कह लिया जाए, 269 में इन्होंने राज्याभिषेक किया है, और 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। एक ऐसा आक्रमण जिसके बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया। ये सब रिवीजन में था, कल हमारी आपकी ये चर्चा हो चुकी थी। मैंने कुछ एक निग्रोथ नाम के व्यक्ति की बात की थी जो उनके भाई सुमन का पुत्र था। उपगुप्त नाम के एक व्यक्ति की बात की थी जिन्होंने दीक्षा दी थी। याद आया? चलो बहुत बढ़िया। ये 10वें वर्ष बोधगया गए थे, और ये निगली सागर भी गए थे। 20वें वर्ष ये लुम्बिनी भी गए थे। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। चलो, धम्म के बारे में काफी बातें हो गई थी। आज हमारी आपकी चर्चा जब अशोक के बारे में पढ़ लेते हैं तो अशोक के बारे में पढ़ने के बाद मौर्यकालीन नगर व्यवस्था या मौर्यकालीन संस्कृति या मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था, मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था ना, और मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है,
क्योंकि मौर्यकालीन जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से आचार्य चाणक्य के या विष्णुगुप्त के निर्देशों पर चलती है, मतलब अर्थशास्त्र के आधार पर चलती है। तो आज की पूरी चर्चा हमारी आपकी इस बात पे है कि मौर्य वंश का व्यवस्था कैसी थी, वहां पे कौन कौन से अध्यक्ष हैं, कौन किसका क्या काम है ना। तो एक एक पॉइंट पे हम चर्चा करते चले चलते हैं। आपको जो जरूरी लगे आप नोट कर लीजिएगा। मैंने जैसा प्रॉमिस किया है कि हम आपको लिखवा भी देंगे तो हम लिखवा भी देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नोट्स बनवा देंगे। तो सर जो प्रांत थे, जो राज्य था, उनको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया था। प्रांतों को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया था। आपको अगर याद आ रहा हो तो कुछ केंद्र ना, प्रांत, फिर मंडल, फिर बहुत बढ़िया आहार, फिर स्थानीय 800 गांवों का होता था, फिर द्रोणमुख 400 गांवों का होता था, फिर खारवटिक होता था 200 गांव का, फिर 10 गांव का कुछ होता था, बहुत बढ़िया, संग्रहण होता था, और फिर ग्राम होता था। ग्राम का जो प्रमुख व्यक्ति होता था उसे हम ग्रामीणी कहते हैं, ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी। और सर 10 गांव का जो प्रमुख होता था उसे गोप कहते थे। गोप, गोप गा ओ की मात्रा पा ना, गोप कहा जाता था, ठीक है। जो आहार का प्रमुख होता था उसे विषपति, विषयपति या स्थानिक के नाम से जाना जाता था। आहार का मुखिया, आहार का जो प्रमुख व्यक्ति, आहार मतलब जो मंडल के बाद आता है ना, आहार के बाद तो ग्राम आ जाते हैं। ग्राम को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, संग्रहण किसी को कहा गया, किसी को खारवाटिक कहा गया है ना। तो आहार के बाद हम सीधे ग्राम समझ लेते हैं। तो ग्राम का मुखिया ग्रामीणी हो गया, 10 गांव का समूह है तो गोप कहलाएगा। और ग्रामीणी और गोप के बाद आपके पास आ गए विषपति, विषयपति या तो स्थानिक। तो आप इसको ऐसे क्रम में लिख लो कि ग्रामीणी, फिर ऊपर गोप, फिर ऊपर विषपति या विषयपति या स्थानिक, ये अध्यक्ष हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो मंडल का अध्यक्ष है उसको प्रदेष्ठा या प्रादेशिक के नाम से जानते हैं। प्रदेष्ठा या प्रादेशिक, आप एक क्रम ऐसे प्लीज बना लेना कि ग्रामीणी, गोप, विषपति या विषयपति या स्थानिक ना, फिर ऊपर आ जाओ, फिर आप प्रदेष्ठा या प्रादेशिक, ठीक है सर। फिर आप प्रांत में आएंगे तो प्रांत का मुख्य अधिकारी आर्यपुत्र या कुमार कहलाता था। प्रांत का प्रमुख अधिकारी आर्यपुत्र या कुमार कहलाता था। इसे थोड़ा सा आज की अगर वर्तमान सिचुएशन से जोड़ें तो केंद्र को छोड़ दीजिए और केंद्र के बाद प्रांत को आप मान लीजिए देश, ठीक है। और देश के बाद फिर प्रदेश, नहीं, देश के बाद प्रदेश हो गया। तो देश का हो गया कुमार और प्रदेश का हो गया प्रादेशिका या प्रदेष्ठा, ठीक है। और फिर उसके बाद विष, विष मतलब उससे छोटे छोटे प्रांत ना, तो विष का विषपति, विष का विषपति, और विषपति के बाद गोप, और गोप के बाद ग्रामीणी। आपसे कभी पूछ लेगा कि इन्हें बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करिए, और ऑप्शन दे देगा 2 3 1 ना, 1 2 3 4 ऐसे करके दे देगा, बोलेगा इन्हें सही से व्यवस्थित करो। तो सबसे पहले नीचे, सबसे निचले लेवल पर ग्रामीणी आए, ग्रामीणी के बाद गोप आए ना, हाँ बस वो मत याद करो, गांव याद करो, गांव के ऊपर फिर अगर याद करो तो आहार याद कर लो, आहार के बाद मंडल, मंडल के बाद प्रांत ना, और प्रांत के बाद केंद्र, और ऊपर से पढ़ोगे तो प्रांत आ जाएगा, मंडल आ जाएगा, आहार आ जाएगा और गांव आ जाएगा। गांव में भाई अगर एक ही गांव है तो उसको हम ग्राम कहते हैं, 10 गांव के समूह को हम ग्राम क्या कहते हैं, संग्रहण कहते हैं, और 200 गांव हो जाते हैं तो हम खारवाटिक कहते हैं, 400 गांव हो जाते हैं तो द्रोणमुख कहते हैं, 800 गांव हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं, स्थानीय बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर लेंगे। तो ग्राम का मुखिया ग्रामीण या ग्रामीणी, उसके बाद उसका मुखिया गोप, ग्राम ऐसे ग्रामीणी, गोप, विषपति, फिर प्रदेष्ठा या प्रादेशिक ना, और उसके बाद फिर कुमार या आर्यपुत्र, डन ना। तो
कर लेंगे क्या? अब तो दिमाग लगा ही लेंगे ना कौन छोटा और कौन बड़ा है। और अगर कहीं छोटे से बड़ा और बड़े से छोटे में नियोजित करना हो तो आप पहले जैसे हाल नहीं रहेंगे कि हमको चारों नहीं पता है। अब हमको ये पता है कि सबसे पहले प्रांत आ गया, प्रांत के बाद मंडल आ गया, मंडल के बाद आहार आ गया, आहार के बाद गांवों को बांटा गया है, फिर उसमें स्थानीय आ गया, उसके बाद आ गया द्रोणमुख, उसके बाद आ गया खारवाटिक, उसके बाद आ गया संग्रहण और उसके बाद आ गया ग्राम। डन? अच्छा सर, मेघस्थनीज के अनुसार ना पूरा जो नगर था वो 6 समितियों में विभाजित कर दिया गया था। पूरे नगर का प्रशासन जो है वो 6 समितियां देखती थी और 6 समितियों में प्रत्येक में 5-5 सदस्य थे, मतलब कि कुल मिलाकर के 30 सदस्यों का एक समूह था। ठीक है? जो अगर कहा जाए कि सैन्य प्रशासन कैसा था तो वो कहेंगे सैन्य प्रशासन कुल 30 लोग संभालते थे। पूरे सेना की देखरेख 30 लोग संभालते थे। एक समिति में 5 लोग, तो 30 लोग को डिवाइड करेंगे तो कितनी समितियां? 6 समितियों में पूरी सैन्य व्यवस्था बटी हुई थी। 6 समितियों में जैसे पहली समिति जल सेना की, दूसरी समिति सामग्री यातायात और रसद के लिए थी, तीसरी समिति पैदल सैनिकों की थी, चौथी अश्वारोहियों की थी, पांचवी गज सेना की थी और छठी रथों की थी। लिखना नहीं है प्लीज, बिल्कुल मत लिखिए। 6 समितियां थी, ये मत भूलिएगा बस। सैन्य व्यवस्था कितनी समितियों में विभाजित? 6, और प्रत्येक में कितने लोग? 5। तो कुल कितने लोग सेना को देखने के लिए? 30। आपके लिए 30 और 6 समितियां प्रमुख हैं बस, और प्रत्येक में 5, 5 गुणे 6 बराबर 30। डन? तो आप इसको याद रख लेना कि प्रत्येक में 5 और कुल मिला के 6 समितियां बराबर कुल समिति में लोग कितने हो गए? 30 लोग मिलकर के पूरी की पूरी सैन्य व्यवस्था को नियोजित करते थे। ठीक है? अगर हम लोग और देखें तो इस पूरी सेना में उनके यहां प्रशासन में कुछ प्रमुख अधिकारी हैं और ये अधिकारियों का दायित्व अलग अलग है। तो इन अधिकारियों से खूब प्रश्न पूछा जाता है और आगे भी स्कोप खूब है प्रश्न पूछने के। पूछ लेगा प्रदेष्ठा के नाम से किसको जानते थे, रज्जुक के नाम से किसको जानते थे ना, ऐसे करके क्वेश्चन बोल लेगा और वहां पे 4 विकल्पों के अनुसार आपको उत्तर देना पड़ेगा। तो जैसे मौर्यकालीन अधिकारियों में एक तो अमात्य होता था, अमात्य मतलब मंत्री, और एक होते थे प्रधान अमात्य मतलब कि प्रधानमंत्री। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधान अमात्य कौन थे? विष्णुगुप्त। प्रधान अमात्य मतलब प्रधानमंत्री। तो अमात्य और प्रधान अमात्य, इसमें तो दिक्कत नहीं होगी। कल कोई पूछ लेगा अमात्य तो मंत्री हो गए, उनका समूह हो गया, और प्रधान अमात्य कोई एक व्यक्ति होगा ना जो मुख्य भूमिका निभाएगा। उसके बाद जो जरूरी है वर्ड नागरक है। नागरक नगर से जोड़ लीजिए, नागरक बराबर नगर की देखरेख करने वाला, नगर का प्रमुख ही नागरक कहलाएगा। तो जो रिलेट कर जाए ना उसको याद करने की जरूरत नहीं है। कोई पूछे नागरक कैसा अधिकारी है तो वहां 4 विकल्प दिया होगा, नागरक बराबर नगर से जुड़ा हुआ। प्रदेष्ठा, प्रदेष्ठा पूछा गया है। प्रदेष्ठा अभी तो थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, प्रदेष्ठा मंडल का प्रमुख अधिकारी है। डन? तो कल आपसे प्रदेष्ठा पूछ ले, कल आपसे अमात्य पूछ ले, आपसे प्रधान अमात्य पूछ ले, या आपसे नागरक पूछ ले। ठीक है? और सर ऐसे ही अगर हम आगे आए तो सड़क निर्माण के लिए, ठीक है, एक प्रमुख अधिकारी था, इसे भू राजस्व अधिकारी भी कहते थे, जिसका नाम है एग्रोनोमई। एग्रोनोमई, हम इसको थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। एग्रो से एग्रीकल्चर, लेकिन ध्यान रखना एग्रीकल्चर से जुड़ा नहीं है ये। एग्रो से एग्रीकल्चर लेकिन है जुड़ा सड़क से। तो एग्रोनोमई एक अधिकारी है जिसमें आप कृषि में फंस जाएंगे, आपको लगेगा एग्रोनोमई बराबर कृषि हो जाएगा। कृषि का प्रधान नहीं है वो सड़क बनाने का, सड़क निर्माण का प्रधान है। ठीक है ना? तो एग्रोनोमई, ये कंफ्यूजन हो सकती है इसलिए कभी भी पूछ सकता है। एग्रोनोमई ज्यादातर तुक्का मारने वाले, एग्रो बराबर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बराबर सीधे चले जाएंगे कृषि। तो एग्रोनोमई अधिकारी किसका है? सड़क निर्माण का अधिकारी। और सर अगर हम असंधि मित्रा बोल दें तो, और हम संघ मित्रा बोल दें तो, और चारुमती बोल दे तो, और कुणाल बोल दे तो, याद है? अच्छा अगर मैं 261 बोल दूं तो कौन सी घटना? कलिंग। अगर मैं हाथी गुम्फा विलेख बोल दूं तो, और अगर मैं जूनागढ़ बोल दूं तो रुद्र दमन।
अगर मैं प्रयाग प्रशस्ति बोल दूं तो समुद्रगुप्त याद आएगा। कल एक बात हम लोगों ने कर ली थी ना, उसे करेक्शन में रखेंगे कि गौतम बुद्धा की जब मृत्यु हुई तो उनके बॉडी पार्ट्स को 8 भागों में डिवाइड किया गया था। कितने भागों में? 8 भागों में। वहां पे गलती से 18 शायद मैंने कह दिया था ना, तो 8 भागों में विभाजित किया गया था। बाद में उसकी पुनः खुदाई करवा करके उसके और टुकड़े किए गए और अशोक के समय में तो बहुत सारे स्तूपों का निर्माण किया गया, लगभग 84,000 स्तूप बनाए गए। डन। अच्छा सर, ये एग्रोनोमी समझ गए ना सर? एक सिक्कों की जांच करने वाला आदमी है, मुद्रा का नियमन करता है, और ऐसे व्यक्ति को रूप दर्शक कहते हैं। क्या कहते हैं? रूप दर्शक। रूप दर्शक। देखो पढ़ने से कहीं से नहीं लग रहा है कि सिक्के का मामला है, लेकिन ध्यान रखना कि रूप दर्शक सिक्के, अरे सिक्के का सुधार करेगा, उसको विनिमय करेगा, सिक्कों की जांच करेगा। चलो दर्शक से कुछ समझ में आ रहा है कि सिक्के के रूप का दर्शन करके पता करेगा सही सिक्का है कि गलत। तो रूप दर्शक सिक्के से, और एग्रोनोमी सड़क से। भूलना मत भाई, भूलना पाप की श्रेणी में जाएगा। और सुनो, सिक्का जहां छपता है उसको सौवर्णिक कहेंगे। सौवर्णिक। सौवर्णिक बराबर स्वर्ण, स्वर्ण बराबर मुद्रा, ऐसे रिलेट कर लो। तो दोनों को जरा सा देखो। सौवर्णिक, सौवर्णिक टकसाल का प्रमुख है, और रूप दर्शक उससे बने हुए सिक्कों की जांच करता है। रूप दर्शक जांच करेगा ना, और सौवर्णिक क्या करेगा? ढलाई करेगा। वो टकसाल का प्रमुख है, जहां पे सिक्के छपते हैं, सिक्के जहां ढाले जाते हैं उसे टकसाल कहते हैं। तो टकसाल का प्रमुख सौवर्णिक है। और सिक्कों की जांच करने वाला अधिकारी कौन है? और सड़क बनाने वाला? और नगर का प्रमुख? नागरिक। हाँ भूलना नहीं। प्रतिष्ठा कौन है भाई? हाँ, एक बात और ध्यान रखना, अर्थशास्त्र में ना प्रतिष्ठा नाम का शब्द न्यायाधीश के लिए प्रयोग हुआ है। तो वैसे प्रतिष्ठा नाम का शब्द एक मंडल के प्रमुख अधिकारी के रूप में भी होता है। आप इसको ऐसे जोड़ लीजिए जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो जिले का सबसे बड़ा जो न्यायाधीश है, जो चीजों का न्याय करता है, वो कौन है? डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। तो वैसे ही प्रदेश का जो प्रमुख प्रतिष्ठा है वो एक तरीके से न्याय का बड़ा अधिकारी भी है। तो अगर प्रतिष्ठा दे दे और पूछ ले कि फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो प्रतिष्ठा ही है। कल अगर पूछ ले फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तो अब आप प्रतिष्ठा रिलेट कर लीजिएगा, क्योंकि प्रतिष्ठा जैसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं तो उसके पास पावर है ना भाई। वो 2 तरह से काम करता है, एक रेवेन्यू कलेक्टर की तरह काम करता है, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरह काम करता है। तो वो कई जगहों पर कई चीजों का निर्णय स्वयं कर सकता है ना, लड़ाई विवाद इन सब चीजों के लिए वो जिले का प्रमुख व्यक्ति है। हालांकि न्यायपालिका भी है, लेकिन उसके पास भी अधिकार है। तो वैसे ही पहले तो न्यायपालिका का जो प्रमुख होगा वो कौन होता था? वही मंडल का जो अध्यक्ष। मंडल का अध्यक्ष ही वहां पर मंडल में होने वाले जितने लड़ाई झगड़े होंगे उन सबका निपटारा भी करेगा। तो प्रतिष्ठा जो है वो मुख्य न्यायाधीश भी अगर दे दे तो लगा लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया है आप लोग। गोप आप जानते हैं क्या? हाँ, 10-15 गांवों के ऊपर का जो अधिकारी होता है उसे हम गोप कह देते हैं, या संग्रहण का प्रमुख। स्थानिक जानते हैं क्या? ठीक है, चलिए। तो इस तरह से कुछ एक प्रमुख अधिकारी आप जान चुके हैं, कुछ एक प्रमुख अधिकारियों की चर्चा आपने कर ली है। अब हम कुछ अध्यक्षों की चर्चा करते हैं। अधिकारी नागरिक पूछ ले तो, और सर प्रतिष्ठा पूछ ले तो, मंडल का प्रमुख और न्यायाधीश भी हो गया। और सर वो अगर रूप दर्शक पूछ ले तो, और सौवर्णिक पूछ ले तो टकसाल का प्रमुख हो जाएगा। जा रहा है ना कुछ बात? मतलब देखो, जैसे अभी तक नहीं पढ़ा था तो आ जाते कंफ्यूज हो जाते, अभी कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ज्यादा फैक्ट है ना, कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर 2-3-4 बार पढ़ लिया थोड़ी, तब फिर थोड़ी, और सब इकट्ठा थोड़ी आ जाएगा। वहां पे आएगा
कि सिक्कों की जांच करने वाला दे देगा, वहां पे रूप दर्शक दे देगा, सौवर्णिक दे देगा, दो चार और दे देगा। तो सब तो आने नहीं है, उन्हीं चारों में से हमको ढूंढना है कौन सा सही और गलत है। तो आसान हो जाएगा, पढ़े रहेंगे तो प्रश्न को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, ये मत कभी सोचा करिए कि हमको सब याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं। कुछ नहीं भूलते आप, परीक्षा में प्रश्न आते ही चीजें याद। एक काम किया करिए, प्रश्न अगर सॉल्व कर पाइए टेस्ट पेपर में तो टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर दिया करिए, क्योंकि जितना आपको आपका प्रश्न पत्र सिखा देगा उतना कोई भी अध्यापक और कोई कक्षा नहीं सिखा सकती। पढ़िए और टेस्ट दीजिए। टेस्ट की हुई गलतियां जीवन में कभी गलत नहीं होती हैं फिर दोबारा। तो टेस्ट में गलतियां किया करो, आदत डलवाओ धीरे धीरे अपने आप को कि हमें टॉपिक वाइज ही सही टेस्ट देना है। ठीक है, और टेक्स्ट बुक पे तो सब उपलब्ध है मुझे लगता है जैसा। तो सर एक आदमी है जिसका नाम है सुरा अध्यक्ष। तो सुरा मतलब शराब, तो सुरा अध्यक्ष शराब का अधिकारी हो गया, आबकारी विभाग का प्रमुख ना। एक व्यक्ति है गणिका अध्यक्ष। एक्चुअली मौर्य काल में गणिकाओं का भी चर्चा है। गणिका एक तरीके से हम गणिकाओं को रूपजीविता भी कहते हैं शायद, रूपजीवी। मौर्य काल में गणिकाओं को रूपजीवी के नाम से भी जाना जाता है। कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जो देह व्यापार करती थी उस समय, तो उन्हें ही गणिकाएं कहा गया है। तो ये चीज वहां से मिलती है कि ये चीज वहां रही होगी, तभी गणिकाओं के बारे में है। और सुनिए सबसे बड़ी बात ना, ये राज्य की आय का साधन था उस समय, राज्यों की आय के साधन में से एक साधन था, इसीलिए गणिकाओं की देखरेख के लिए गणिका अध्यक्ष रखा जाता था, उनकी निगरानी के लिए गणिका अध्यक्ष रखा जाता था। तो गणिका अध्यक्ष गणिकाओं का प्रमुख है। ठीक है, तो अगर कभी ये मौर्य काल में पूछ लिया जाए क्या ये वैश्यावृत्ति उस समय थी कि नहीं थी, तो थी, क्योंकि हमें गणिका अध्यक्ष मिलता है, और गणिका अध्यक्ष मिलता है तो उसकी उपस्थिति वहां पर प्रमाणित हो जाती है। राइट ना। तो थोड़ा सा इन सब बातों को ध्यान। सीता अध्यक्ष पूछा जाता है। सीता अध्यक्ष कृषि विभाग, सीता मतलब कृषि, तो सीता अध्यक्ष पूछ ले तो कृषि विभाग याद रखना। ठीक है, हाँ बच्चे जी, हाँ उन्हें सीता कहा जाता है। अच्छा, एक्चुअली जब आप हल चलाते हैं तो जुताई करते हैं तो बीच में एक रेखा बन जाती है ना, तो भूमि में जुताई के माध्यम से बनी उस रेखा को ही सीता कहते हैं। और सीता माता को इसीलिए सीता कहा गया कि जब वहां के मिथिला नरेश ने पानी नहीं बरस रहा था तो उन्होंने हल चलाया, तो उसी में सीता जी उत्पन्न हुई, ऐसा मतलब मान्यताएं हैं। तो पृथ्वी से उत्पन्न है इसीलिए उनका नाम सीता रख दिया गया। बाकी सीता को आप किससे जोड़ लो, पृथ्वी से। अरे जुताई पृथ्वी, मिट्टी, राइट ना। तो सीता अध्यक्ष किसकी देखरेख करेगा, कृषि मतलब जमीन की। ठीक है, इसलिए रिलेट कर लो। सर एक शुल्का अध्यक्ष है, जो याद करना है मैं बस उतना ही बता रहा हूं। बस शुल्का अध्यक्ष जो है वो कर वसूलने वाला व्यक्ति है। ठीक है, गो अध्यक्ष तो पकड़ ही लोगे, गो अध्यक्ष गायों की रक्षा। हाँ, भागदूत भी एक व्यक्ति है जो भागदूत क्या करता है, कर वसूलता है ना, लेकिन उसे शुल्का अध्यक्ष भी कह सकते हैं। ठीक है, एक एक चीज के लिए देखिए समझिए बात को। जैसे मान लो प्लिनी अपनी किताब लिखेंगे तो प्लिनी के समय ना वो अलग, जैसे हमने अभी कहा था एक वर्ड एस्ट्रोनोमाई कहा था ना, एग्रोनोमाई। तो एग्रोनोमाई जैसा ही एक व्यक्ति एस्ट्रोनोमाई भी होता है। तो मेघस्थनीज ने कहा था नगर का प्रमुख एस्ट्रोनोमाई है, जबकि कुछ अन्य विद्वानों ने नागरिक को नगर का प्रमुख कहा है। तो एक से ज्यादा भी अलग व्याख्या हो सकती है। मैं बस ये कोशिश कर रहा हूं कि जिन शब्द को आप परिचित हो जाओ उनके बारे में ये जान लो कि इसका संबंध इससे था। तो कभी भाग दुध भी आ जाए तो जान लेना कि भाग वसूल रहा है, कर को वसूल रहा है ना। और कभी शुल्काध्यक्ष आ जाए तब पर भी वो शुल्क को वसूल रहा है। ऐसे ऑप्शन दे देगा कि शुल्काध्यक्ष जो था उसका प्रमुख कार्य क्या था, और चार उसके काम दे देंगे। ठीक है, कह रहे हो। हाँ, भागदूत हमने शायद वैदिक काल में चर्चा किया था। ठीक है ना,
तो अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग नाम दिया जा सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, दो अलग अलग इतिहासकार एक ही समय में दो अलग अलग व्यक्तियों को दो नामों से पहचान सकते हैं, या तो हम दो अलग अलग काल में एक ही काम करने वाले को दो अलग अलग नाम दे सकते हैं। समझ रहे? तो इसमें कोई परेशान मत हुआ। अगर ये भागदूत भी पूछे तो आपने कहा हाँ कलेक्शन करने वाले को कह रहे हैं, और अगर कल कोई पूछ ले कि शुल्क अध्यक्ष, तब पर भी आप शुल्क वसूलने वाले को कह रहे हैं। इसमें कौन सा बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है सर। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, पत्तनाध्यक्ष आप ध्यान दे ही लेंगे। एक लिखिए मुद्रा अध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष, मुद्रा अध्यक्ष। आप इसे धन विभाग लगा सकते हैं, इसलिए लिख लीजिए मुद्रा अध्यक्ष जो है वो पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष है। नवाध्यक्ष नाव से जोड़ लेना ना, पत्तनाध्यक्ष है वो, नवाध्यक्ष तो कर ही लोगे, पत्तनाध्यक्ष जान ही जाओगे, अश्वाध्यक्ष जान ही जाओगे। ठीक है, चलो अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो जो इनकी न्याय व्यवस्था है, जो इनकी न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था में ये लोग क्या करते हैं, न्यायालय का भी प्रावधान मौर्य वंश में था। न्याय व्यवस्था के लिए न्यायालय का भी प्रावधान हुआ करता था, लेकिन ये न्यायालय कोई बहुत ऐसा आज का गठित नहीं था कि उसके लिए परीक्षा होती थी, चुने जाते थे लोग। जो गांव के ग्राम के जो वृद्ध होते थे वो लोग मिल करके आपस में न्याय किया करते थे। मतलब कि किसी न्याय को करने के लिए वृद्धों की मदद ली जाती थी, उनसे पूछ करके न्याय किए जाते थे। एक तरह से पंचायत मान लो। तो जैसे कि संग्रहण न्यायालय, खारवाटिक न्यायालय, द्रोणमुख न्यायालय, स्थानीय न्यायालय, जनपद न्यायालय ना, और केंद्रीय न्यायालय, ऐसे करके न्यायालय हैं। अगर आपके दिमाग की बत्ती जली हो तो वो जो पूरा क्रम था ना, उन्हीं के नाम से न्यायालय बनाए गए ना। ग्रामीण न्यायालय गांव का हो गया ना, और जो संग्रहण न्यायालय हो गया 10 से 15 गांव के लिए हो गया, फिर खारवाटिक हो गया 200 गांव के लिए न्यायालय, एक तरह से लोअर कोर्ट, उससे बड़ी कोर्ट, उससे बड़ी कोर्ट, और फिर सुप्रीम कोर्ट ना। तो पहले के टाइम में ज्यादा प्रकार की कोर्ट थी, आज तो हमारे यहाँ केवल 3 ही प्रकार की कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट। लेकिन एक अंतर है, आज की हमारी न्याय व्यवस्था एकीकृत है कि हाई कोर्ट से असंतुष्ट व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट कंसीडर करेगा। लेकिन पहले ये अलग अलग न्यायालय है, तो जरूरी नहीं है कि गांव वाले से असंतुष्ट हो तो तुम द्रोणमुख वाले में चले जाओ ना। तो पहले एकीकृत नहीं है, लेकिन न्यायालय ज्यादा है। हर जगह न्याय करने के लिए वृद्धों का एक समूह है, जिसे उसे एक न्यायालय के रूप में रखा जाता है। तो इनके यहाँ न्याय व्यवस्था भी थी, और जो धार्मिक मामलों की देखरेख करता था ना, जो धर्मस्थलीय न्यायालय थे, नहीं धार्मिक नहीं, जो धर्मस्थलीय न्यायालय थे वो दीवानी के मामले सुनते थे। तो दीवानी के मामलों की सुनवाई के लिए धर्म अस्थीय न्यायालय जो थे वो दीवानी, आज अपने यहाँ दीवानी फौजदारी के मामले होते कि नहीं, सिविल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट ना, क्रिमिनल कोर्ट, ऐसे बांटते हैं कि नहीं। सत्र न्यायालय में एक न्यायालय आपके पास सिविल कोर्ट होता है, दीवानी की देखता है, और वही जज साहब जब फौजदारी के मामले सुनाते हैं तो उन्हें क्रिमिनल जज कहा जाता है, और वही जब आगे चल के रेवेन्यू कोर्ट में बदल जाती है तो रेवेन्यू जज कहे जाते हैं। समझ रहे? तो उसी तरीके से जो धर्मस्थीय न्यायालय हैं उन्हें हम दीवानी न्यायालय कहते हैं। और एक न्यायालय कंटक शोधन है। कंटक मतलब कांटा, कांटा मतलब लड़ाई, दो लोगों के बीच में कांटे पड़ गए, मतलब कि लड़ाई हो गई, फौजदारी हो गई है। इसका मतलब जो फौजदारी के न्यायालय थे उनको कंटक शोधन न्यायालय कहा गया, और जो दीवानी के न्यायालय थे उनको धर्म अस्थीय, धर्म आधा सात था बड़ी की मात्रा यह, धर्मस्थीय न्यायालय। तो अगर आज के बाद कोई धर्मस्थीय न्यायालय पूछ ले तो बता लोगे? दीवानी मामले की बात हो रही है सर, आप मौर्य वंश की बात कर रहे हैं। कंटक शोधन किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? फौजदारी का न्यायालय है, ठीक है। और कंटक शोधन मतलब फौजदारी के मामले का निपटारा करने वाले को प्रदेष्ठा भी कहते हैं। फौजदारी के मामले की सुनवाई करने वाले व्यक्ति को क्या कह रहे हैं? प्रदेष्ठा। प्रदेष्ठा याद आया? अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ा था, ठीक है। हाँ, मंडल का प्रमुख भी है और प्रमुख अधिकारी भी है फौजदारी के मामले का। बहुत बढ़िया। जनपद के जो मुख्य न्यायाधीश होते थे उन्हें रज्जुक कहा जाता था। जिले के जो मुख्य न्यायाधीश होते थे उन्हें रज्जुक कहा जाता है। तो रज्जुक, प्रदेष्ठा ना, ये सब न्यायाधीश। कंटक शोधन न्यायालय का मामला है, धर्मस्थीय न्यायालय है,
ठीक है, एक बार पढ़े रहेंगे, दोबारा कभी गुजरेगा आसपास से तो आपको क्लिक करेगा कि कंटक शोधन पे सर ने कहा था कंटक का शोधन करना है, मतलब कि फौजदारी के मामले को निपटाना है। धर्मस्थीय मतलब कि दीवानी, प्रदेष्ठा मतलब न्यायाधीश फौजदारी का, रज्जुक मतलब जिला न्यायाधीश, ठीक है ना। हाँ, और जो नगर का मुख्य न्यायाधीश होता था उसको व्यवहारिक कहते थे। नगर का मुख्य न्यायाधीश व्यवहारिक, जिले का मुख्य न्यायाधीश रज्जुक, और प्रदेश का जो होता था उसे हम प्रदेष्ठा कहते हैं। समझ पाए सर? प्रदेष्ठा कंटक शोधन का भी अध्यक्ष होता था, मतलब मुख्य न्यायाधीश होता था। तो अब सर अगर मैं इसको क्रम से लगाऊं तो प्रदेष्ठा, रज्जुक और व्यवहारिक हो गया, या तो व्यवहारिक, रज्जुक और प्रतिष्ठा हो गया, बन जाएगा। तो ये तीनों न्यायाधीश का ही एक संज्ञा है। व्यवहारिक नगर में है, जिले में रज्जुक है, और मंडल में जो है वो प्रतिष्ठा है। कोई दिक्कत? ठीक है। बहुत कठोर दंड व्यवस्था थी मौर्य काल में। एकीकृत करना है तो लचीला नहीं हो सकता, जब शासन एकीकृत होगा तो लचीला नहीं हो सकता। कठोर दंड थी, मृत्यु दंड था, अंग विच्छेद भी था। अंग मतलब अंग काट दिए जाते थे, हाथ से गलती हुई है तो हाथ काट दिए जाएंगे ना, मतलब ऐसी अंग विच्छेद, मतलब ये बहुत डिफिकल्ट, जैसे आज भी सऊदी अरेबिया ना बहुत डिफिकल्ट लॉ को फॉलो करता है, तो वैसे ही देखा जाए तो मौर्य काल में बहुत कठिन कारावास भी था, जुर्माना भी था, न ऐसे कई प्रकार के दंड दिए जाते थे। कई प्रकार से इनकी आय होती थी। नगर से आय होती थी, जनपदों और गांवों से कर लिए जाते थे, खानों से कर लिए जाते थे, फूल फल और सब्जियों से, जल से आय, जंगल से आय होती थी, पशुओं से आय होती थी। तो आय के कई साधन है, कभी कोई पूछ ले तो आप इस बात को बता देंगे, क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा जाएगा। जो खेती से आय होती थी ना, हम उसे सीता कहते थे, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। खेत से जो आय होती थी उसे हम सीता कहते थे। जो स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसान थे, जिनसे 1/6 या 1/4 भाग कर लिया जाता था, तो खेती के द्वारा जो कर होता था उसे भाग कहते थे। तो भाग भी सरकार की आय है और सीता भी सरकार की आय है। लेकिन सीता तब कही जाएगी जब राज्य भूमि पर कृषि की जाए, मतलब राजा की ही भूमि पर कृषि करके और उसे सरकार के खजाने में जमा कर दिया जाए, राजा के खजाने में जमा कर दिया जाए। तो अपनी ही भूमि है तो कोई कर थोड़ी, सब तो जमा हो जाएगा, तो उसे हम सीता कहेंगे। राज्य भूमि पर जो आय होती थी उसे हम लोग सीता कहते हैं। और अगर जो लोग अलग से अपनी अपनी खेती करते थे, उनसे जो कर हम लेते थे 1/4 या 1/6, उसे हम भाग कहते थे। तो सीता और भाग ना दो आय हैं। कुछ कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि सिंचाई कर भी लगता था 1/3, याद करना नहीं है, लेकिन ऐसे दिमाग में रखो कि मौर्य काल में सिंचाई भी एक आय का साधन सरकार का था। कृषि से जो आय होती थी राज्य की भूमि पर सीता, और किसानों से जो लिया जाता था उसे भाग कह रहे हैं ना। तो कभी पूछेगा तो बता पाओगे, एटलीस्ट ये पढ़ा है तो। और सर कई प्रकार के कर जो है वो वसूले जाते थे, जैसे एक प्रमुख बलि, याद रखिएगा, सुरक्षा के लिए जो कर है ना। अच्छा, इस पे चर्चा दोबारा की जाएगी, आएंगे हम लौट करके। लेकिन एक जो निर्यात कर होता था ना, उसको निष्क्राम में कहते थे। जो निर्यात कर, सामान को बाहर भेजना है तो राजा जो कर लेंगे उसे निष्क्राम में कभी कभी कुछ वस्तुएं ऐसी होती थी ना जिस पर राजा कर ही नहीं लगाता था, टैक्स फ्री। तो ऐसे जो टैक्स फ्री चीजें हो जाती थी जिन पर कर नहीं लगता था, उन्हें देशोपकार या अनुग्रहिक कहा जाता था। ऐसे सामान जिन पर कर ना लगे तो देशोपकार, तो देश के लिए उपकार, ये तो याद ही रह जाएगा। दूसरा तुम्हें याद करना है अनुग्रहिक। तो ऐसी वस्तुएं जिन पर कर नहीं लगता था आयात और निर्यात के लिए, उन्हें देशोपकार या अनुग्रहिक कहा जाता था। भैया जो कर लिया जाता था, वो भूमि से कर जो आय होती थी वो उसे, भाई तो कृषि से 2 प्रकार की आय होती थी, सीता और भाग ना।
वैसे तो सरकार की और भी आय है, लेकिन कृषि से प्रमुख दो। अपनी जमीन पर राजा करवाएगा तो सीता, कोई और करेगा तो उससे 1/6 ले लिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? जैसे आज शराब उद्योग जो है वो राज्य सरकार के नियंत्रण में है, वैसे पहले भी शराब उद्योग जो होता था वो राज्य के सरकार में होता था। यहां तक कि मौर्य वंश का इतिहास पढ़ोगे ना तो उसमें एक शब्द आया है भय प्रतिकारव्यम, भय प्रतिकार व्यय, भय प्रतिकार व्यय, इसको बोलते हैं एक्सीडेंटल बीमा। जैसे मान लो आप कोई सामान खरीदते हैं या कहीं भेजते हैं तो उसका बीमा करवा लेते हैं, मान लो गायब हो गया ना तो पैसा मिल जाएगा। तो पहले एक व्यय का वर्णन है जिसका भय प्रतिकार व्यय नाम रख दिया गया है। भय के कारण कि गायब ना हो जाए तो कुछ पैसा एक्स्ट्रा दे दिया जाता है। तो जीवन बीमा भी उस समय हुआ करता था। मतलब पढ़ करके लोग ऐसी कल्पनाएं कर रहे हैं कि भय प्रतिकार व्यय नाम के एक शब्द का प्रयोग है जिससे लोग सामान के गुम हो जाने के डर से ना उसका बीमा करवा लिया करते थे। तो भाई अर्थशास्त्र में भय प्रतिकार व्यय का उल्लेख मिलता है जो संभवतः बीमा से संबंधित था ना। तो ये तो याद रह जाएगा, भय प्रतिकार व्यय, भय के लिए व्यय कर दिया मतलब डर ना रहे। भय प्रतिकार, भय को हटाने के लिए जो व्यय किया गया वही भय प्रतिकार व्यय है। मतलब जीवन बीमा करवा लिया गया कि अगर मर भी गए तो परिवार ठीक ठाक चलेगा। मैंने कहा था ना, प्लूटार्क ने कहा था कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला। जस्टिन ने भी कहा कि चंद्रगुप्त की सेना डाकुओं का गिरोह था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। अब प्लूटार्क ने कहा है कि 6 लाख सैनिकों के साथ पूरा भारत रौंद डाला। तो डाकुओं का गिरोह किसकी सेना को कहा गया है? चंद्रगुप्त। किसने कहा है? जस्टिन ने कहा है। और प्लूटार्क ने कहा है कि इसने अपने सैनिकों के साथ पूरे भारत को रौंद डाला एकदम, मतलब कि जीत लिया। ठीक है, ये कहने का बात है। और मैंने कहा ही था सैनिकों को 5-5 लोगों की 6 समितियां देखरेख करती थी। डन? ठीक है। अगर हम मौर्य काल के बारे में बात करें तो मौर्य काल में अर्थशास्त्र यह बताती है कि समाज 4 भागों में विभाजित है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके अनुसार थोड़ा सा समाज की व्याख्या ऐसी है कि ब्राह्मण मतलब हो गया विद्वान व्यक्ति, क्षत्रिय मतलब हो गया राजा, वैश्य का मतलब हो गया व्यापारी, और शूद्र वर्ग में केवल सेवक नहीं है, सेवक की भी बहुत सारी कैटेगरी हो गई। अब जैसे सेवकों को कहा जाए कि अंबस्ट, निषाद, पार्शव, रथकार, छत्ता, वैदेहक, मागध, सूत, पुलक्कस, वेड़, चंडाल, स्वपाक, ऐसे ही देखें तो धोबी, दर्जी, सुनार, लुहार, बढ़ई, ये जितने वर्ग हैं इन सबको शूद्र में शामिल किया गया। शूद्र मतलब यहां पे अर्थ है सेवक, किसी के कार्य को कर रहे हैं। तो जो अर्थशास्त्र है आचार्य चाणक्य की, उनके अनुसार ये जितना काम करने वाले लोग हैं, मतलब कि जो रजक हैं, रजक मतलब धोबी, तंतुवाय मतलब जुलाहे, दर्जी, सुनार, लुहार, बढ़ई, इन सभी को व्यवसाय आधारित जो जातियां थी इन्हें अर्थशास्त्र कहता है कि ये कर्म करके अपने जीविका को चलाते हैं और इन्हें हम लोग शूद्र की कैटेगरी में रखें ना। उस समय जो अर्थशास्त्र में विभाजन है उसकी बात हम आपको कर रहे हैं। इन्हें शूद्र वर्ग के अंदर ही समिष्ट किया जाता था। डन? तो मतलब बहुत सारे अलग अलग उसके डिवीजन कर दिए गए। मेघस्थनीज ने क्या कहा कि समाज 4 भागों में नहीं बटा था। सर, समाज 7 भागों में बटा था। विष्णुगुप्त ने कहा 4 भागों में, और उन्होंने बाद के जो ये मतलब उपजातियां हैं, उपजातियों को उन्होंने ला करके रख दिया कि वो सभी चौथी कैटेगरी में चली जाएंगी। डन? लेकिन मेघस्थनीज ने कहा, जिन्होंने इंडिका लिखा, उन्होंने कहा समाज जो है वो दार्शनिक में बटा हुआ था।
दार्शनिक में मतलब ब्राह्मण, श्रमण, भिक्षु, परिव्राजक जो घर त्याग दिए हैं। तो घर जो त्याग दिए हैं तो जाकर के अपने लोगों को देख रहे हैं, समाज व्यवस्था देख ले, इनको दार्शनिक कहा गया। कुछ ऐसे लोग हैं जो किसान हैं, गांव में रहते हैं और वो उपजाऊ वो उपज पैदा करते हैं, उन्हें किसान कहा गया। तो दार्शनिक के बाद किसान। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो पशुओं के साथ डेयरी, जिन्हें ग्वाल, ग्वाले या अहीर कहा गया ना, ग्वाले या अहीर। अहीर शब्द नहीं है, अहीर है ना, ठीक है। कारीगर या शिल्पी अलग थे, उन्होंने कहा सैनिक अलग थे, उन्होंने कहा निरीक्षक गुप्तचर जो थे वो अलग थे, और उन्होंने कहा सभासद अलग थे। सभासद सबसे कम थे क्योंकि सभासद ही शासक हुआ करते थे। आज भी तो सभासद होते हैं ना शहरों में, अपने यहाँ का प्रधान वहाँ का सभासद, अपने कुंडा में भी तो है सभासद चुने जाते हैं ना। हाँ, तो सभासद उस समय प्रशासक वर्ग था, तो सबसे कम संख्या इन्हीं की थी। तो भैया ये सब मत अगर ना याद हो सके कि दार्शनिक थे, सैनिक थे ना, ये दुनियादारी ना याद हो सके, तो एक बात तो याद करो ना कि मेघस्थनीज ने 7 वर्गों में विभाजन किया है और अर्थशास्त्र ने 4 वर्गों में विभाजन किया है। इतना याद हो सकता है। पूरी अभी तक की चर्चा में 2 बातें ध्यान रखो कि मौर्य काल में मेघस्थनीज के अनुसार 7 वर्गों में बटा हुआ था समाज, और जबकि चाणक्य के अनुसार 4 भागों में विभाजित था। इतना तो याद किया जा सकता है ना। और वो सर सेना को देखने के लिए कितनी समितियां थी? 6। एक में कितने आदमी और कुल कितने आदमी? 30। और सर ये अगर हम बोलें कि शुल्काध्यक्ष कौन था ना, शुल्क को वसूलने वाला। और सर अगर हम ये पूछ लें कि करशापण क्या थी, हम पूछ ले कंटक शोधन क्या है, हम पूछ ले प्रदेष्ठा क्या है, मंडल का न्यायाधीश है प्रमुख, और साथ में प्रदेश का मुखिया भी है, मंडल का प्रमुख भी है। हम नागरिक पूछ ले तो ना, एग्रोनोमोई पूछ ले तो सड़क बनाने वाला। और सर हम अगर रूप दर्शक नहीं, क्या बोलेंगे, नहीं, रूप दर्शक तो सिक्कों को जांचने वाला। सर अगर हम मुद्रा अध्यक्ष पूछ ले तो पासपोर्ट, मुद्रा अध्यक्ष बराबर पासपोर्ट। समझ पा रहे हैं? कुछ दिमाग जा रहा है। सीता अध्यक्ष पूछ ले तो सीता कोई आय है क्या राजा की भूमि पर? और भाग भी कोई आय है क्या? कृषि पे निर्धारित है, कोई और कृषि करे 1/6 या 1/4 ले लिया जाए। सिंचाई कर की कोई बात हुई है क्या? हाँ, एक आध जगह है 1/3। एकीकृत व्यवस्था थी क्या? राजा सबसे ताकतवर था क्या? गांव का समूह गोप कहलाता था क्या? और गांव का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था क्या? और आहार का मुखिया विश्वपति कहलाता था क्या? और मंडल का मुखिया क्या कहलाता था? प्रतिष्ठा। प्रांत का कुमार या आर्यपुत्र। डन, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो याद हो जाएगा। सर मेघस्थ, ये बढ़िया प्रश्न है, इसको अगर आप भूल गए तो 1 नंबर गंवा सकते हैं आप। दास प्रथा को लेकर के बड़ा विवाद है। चाणक्य कहते हैं कि 9 प्रकार के दास हुआ करते थे। चाणक्य के अनुसार 9 प्रकार के दास हुआ करते थे। उन्होंने कहा ध्वजावत होते थे, उदरदास होते थे, गृहजात होते थे, दयागत होते थे, लब्ध होते थे, क्रीत होते थे, आत्मविक्रयी होते थे, अहितक होते थे, दंड प्रणीत होते थे। याद नहीं करना है। अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का वर्णन है, लेकिन मेघस्थनीज ने लिखा है कि दास थे ही नहीं मौर्य वंश में। मौर्य वंश में दासों को न होना किसने बताया कि मौर्य वंश में दास नहीं थे? मेघस्थनीज। और कितने प्रकार के दास का वर्णन अर्थशास्त्र में है? 9 प्रकार के दासों का वर्णन है। 9 के नाम मत याद रखिए, लेकिन 9 कम से कम याद रख लेना। मेघस्थनीज कहते हैं कोई गुलाम था ही नहीं, दास था ही नहीं ना, मतलब इतनी बढ़िया व्यवस्था थी कि वहां कोई दास ही नहीं था, सब समृद्ध थे। और आचार्य चाणक्य ने कहा है कि 9 प्रकार के दास थे। ठीक है। चलो, स्त्रियों की दशा बहुत बढ़िया और बहुत खराब के बीच की है। बहुत बढ़िया और बहुत खराब के बीच की है। उनको थोड़ी बहुत स्वतंत्रता है कि वो पुनर्विवाह कर सकती हैं, नियोग प्रथा अपना सकती हैं।
बहुत अच्छी दशा में नहीं है। जो सम्रान घर की स्त्रियां हैं वो घर के बाहर नहीं निकलती हैं, समझ रहे हैं? काम धाम भी नहीं करती हैं और समाज में भी नहीं बहुत ज्यादा आवागमन है। इसका मतलब है कि स्त्रियों की दशा बहुत बढ़िया नहीं है। कल मैं गांधी जी का एक कोटेशन पढ़ रहा था, अभी वो अंकिता सिंह क्या नाम है उस बच्ची को दिल्ली में कोई एक व्यक्ति ने, शाहरुख नाम के व्यक्ति ने तेजाब उजाब क्या फेंक दिया ना, उसकी डेथ हो गई। मैं पता नहीं क्या लोगों के पास क्या ही काम है और तो जीवन में काम बचा नहीं है। लेकिन गांधी जी का ये स्टेटमेंट था कि यदि जब रात्रि में एक स्त्री निर्भीक होकर के सड़कों पर निकल पाए तो जान लीजिए आपको आज़ादी मिल गई। तो आप तब आज़ाद हुए हैं जब आपके यहाँ सिचुएशन ऐसी हो जाए। आज तो बहुत कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती जिसको देख करके लगता है कि हम कहाँ ही इम्प्रूव कर रहे हैं और ये पढ़े लिखे होने का क्या ही मतलब रह गया। निर्भया कांड, अभी ये रिसेंट का कांड, वो कई सारे तो एसिड अटैक के शिकार ना लड़कियां हैं। मतलब ये सब देख करके आप समझिए ये लगता है कि हम पता नहीं किस समाज में रह रहे हैं और ये कैसे कुंठित मानसिकता के लोग हैं जो मतलब जिनके पास और कोई काम नहीं बचा है, या शायद वो अपने आप को एनालाइज नहीं कर पाते होंगे। घर पे माता को, बहन को ना वो इमेजिन नहीं कर पाते होंगे, उन्हें नहीं लगता होगा, इस वजह से शायद ऐसा काम बहुत बहुत बुरा काम है, एक सामान्य मनुष्य कर ही नहीं सकता। अच्छा खराब तो अलग की बात है, दुखद रहा। तो कल इतिहास लिखा जाएगा तो इन सब कांडों की बात होगी और ये कहा जाएगा कि ये जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। कुछ जगह पे बेहतर भी दिखाया जाएगा और कुछ जगह पर इन कांडों को लेकर के ये भी कह दिया जाएगा कि बदतर स्थिति। समझ रहे? चलिए, स्त्रियां बहुत मतलब अच्छी दशा में नहीं है। मैंने कहा था वेश्यावृत्ति है ना, और वेश्यावृत्ति करने वाली जो स्त्रियां हैं उन्हें रूप जीवा कहते हैं ना। तो रूपा जीवा नाम की स्त्री जो है वो वेश्यावृत्ति ना अपनी इच्छा से, तो इसके लिए भी कर लगता था। तो जैसे कोई अपनी इच्छा से इस कार्य में जा रही है तो उसके लिए कर होता था। सरकार उनको सुरक्षा देती थी और सरकार उनकी देखरेख के लिए गणिका अध्यक्ष रखती थी। ठीक है। और कुछ ऐसी स्त्रियां होती थी जो घर में ही रहती थी, कहीं बाहर नहीं निकलती थी। उनके लिए एक शब्द प्रयोग हुआ है अनिष्कासिनी। निष्कासित मतलब निकलना, अनिष्कासिनी मतलब जो बाहर निकले ही ना। डन। अनिष्कासिनी किसके लिए प्रयोग किया गया है? हाँ, जो बाहर नहीं निकलते। गणिकाओं के निरीक्षण करने वाले को गणिका अध्यक्ष कहते हैं। गणिका अध्यक्ष के एक और काम हुआ करते थे, गुप्तचर होना। बहुत सारी गणिकाएं जो हुआ करती थी वो जासूस के रूप में भी राजा के काम किया करती थी। ठीक है। तो गुप्तचर भी विभाग उस समय सक्रिय था। प्रमुख रूप से जो गणिकाएं हुआ करती थी वो गुप्तचर के रूप में कार्य किया करती थी। क्योंकि इजीली पेनिट्रेशन था ना, वो मतलब कहीं भी आ जा सकती हैं, तो सोर्सेज जो हैं वो इजीली ना ला सकती थी। शायद यही कारण रहा होगा। कुछ ऐसी भी औरतें उस समय थी जो विधवा हो जाती थी तो विवाह नहीं करती थी और स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करती थी, मतलब कि वो दोबारा विवाह नहीं करती थी। हालांकि पुनर्विवाह का अनुमति है ना, लेकिन वो दोबारा विवाह नहीं करती थी। ऐसी विधवाओं को छंदवासिनी कहा जाता था। छंदवासिनी मतलब ऐसी लेडी जो जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है लेकिन वो दोबारा शादी नहीं कर रही ना, तो उन्हें छंदवासिनी, अनिष्कासिनी, छंदवासिनी ना। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, थोड़े से रिलेट करिएगा। और कुछ विधवाएं ऐसी होती थी जो बहुत पैसे वाली होती थी, तो उनके लिए भी एक शब्द इसमें प्रयोग किया गया है, आड्य विधवा। आड्य विधवा मतलब धनवान विधवा। आड्य, आ डा आधा फिर यह, आड्य विधवा। तो आड्य विधवा मतलब ऐसी विधवा जो बहुत ज्यादा अमीर रहे ना, रिच रहे। अगर हम कहें कि ये आर्थिक जीवन से कितने समृद्ध थे मौर्य वंश, तो आप कहेंगे कृषि इनका प्रमुख व्यवसाय था। व्यवसायियों में और भी व्यवसाय थे, लेकिन जो है कृषि सबसे प्रमुख व्यवसाय उस समय का था। और कृषि के साथ पशुपालन या व्यापार, तो ये पूरी अर्थव्यवस्था मौर्य वंश की कृषि, पशुपालन और व्यापार पर आधारित थी। लेकिन प्रमुख रूप से किस पर थी? कृषि पर आधारित थी। 3 प्रकार की फसलों का वर्णन है, जैसे आज रबी,
खरीफ और जायद की फसल की बात करते हैं, वैसे ही रबी की फसल के लिए हैमन शब्द का प्रयोग किया गया है, हैमन, है मन। और खरीफ के लिए ग्रैस्मिक और जायद के लिए केदार ना, हैमन, ग्रैस्मिक, केदार, रबी, खरीफ, जायद। आज जायद में अब बोते हैं ना वो दाल वाल, जायद की फसल होती है, ठीक है। तो हैमन, ग्रैस्मिक और केदार, ये 3 प्रकार की फसलों का वर्णन जो है उस समय किया गया है, ठीक है। तो हैमन कोई राक्षस नहीं है। मुगल वंश में प्रयोग किया गया शब्द हैमन ना किसके लिए प्रयोग है, तो फसल के लिए। ग्रैस्मिक आप जान लेंगे ना, केदार नहीं जान पाएंगे तो केदार को ध्यान रखना, केदार भी एक प्रकार की जायद की फसल है, ठीक है। हाँ, एक व्यक्ति का चर्चा है जिसका नाम है अकराध्यक्ष। अकरा अध्यक्ष। अकरा अध्यक्ष जो है वो खानों की देख रेख करता है, कोयले की खान, ये जो खाने हुआ करती थी उसकी देखरेख करने वाले को अकरा अध्यक्ष। अरे पढ़े रहो, अकरा अध्यक्ष, सूरा अध्यक्ष ना, बहुत सारे प्रकार के, सीता अध्यक्ष पढ़े रहिए, पत्तन अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष ना पढ़े रहिए। वहां विकल्प को देखते हुए खुद ही कट कर लेंगे आप कि ये तो इसके लिए होता है, ये तो इसके लिए होता है ना, तो गलत होने के चांसेस भी ना 50-50 बचेंगे, बहुत दिक्कत होगी तब। नहीं पढ़े रहोगे तो फिर तुक्का ही मारना है, फिर तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। चलिए, व्यापार नियंत्रण के लिए जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसका नाम है पणयाध्यक्ष। पणयाध्यक्ष, आप इसको थोड़ा सा चाहें तो पणी से जोड़ सकते हैं ना, पणी बराबर पशु चुराने वाला, मिला ना, तो पणी से पड़या, और पड़या अध्यक्ष जो है वो व्यापार की देखरेख करने वाला व्यक्ति हो गया ना। पणया अध्यक्ष मेन व्यक्ति हो गया, उसके नीचे संस्था अध्यक्ष होते थे, तो पणया अध्यक्ष और संस्था अध्यक्ष मिलकर के व्यापार की देखरेख करते थे, समझे, कौन दिक्कत। मौर्यों की मुद्रा जो है वो पण है, आप ऐसे भी देख लो, पण मतलब पैसा, पैसा मतलब व्यापार, तो पणया अध्यक्ष बराबर। अच्छा, पण कहीं करशापण भी मिलता है, पण करशापण, तो करशापण में ही तो खरीदे थे उसको, राजकीलम को 1000 करशापण में, तो करशापण या पण ये क्या है, मुद्रा है। पणी क्या है, वैदिक काल में चोर है, और पणया अध्यक्ष कौन है, व्यापार को नियंत्रित करने वाला, और पणया अध्यक्ष के अंदर में संस्था अध्यक्ष है, उसी के अंडर में व्यापार को देखता है, ठीक है। एक तरह से एसडीएम, डीएम के अंदर एसडीएम ना, ऐसे हो। चलो सर, उस समय स्वर्ण के जो सिक्के होते थे उनको निष्क और सुवर्ण कहा गया, और एक समय निष्क को आपने हार कहा था, एक समय निष्क को आपने सोना कहा था, याद आया, गले में पहनने जाने वाला हार या सोना निष्क के लिए प्रयोग किए थे ना, और आज वही निष्क क्या हो गया है, सोने के सिक्के हो चुके हैं। तो निष्क देखो बदल रहा है, एक समय सोना, फिर सोने का हार, मतलब सोने से बना हुआ गले का हार, और उसके बाद आभूषण के बाद वो बन गया क्या, सिक्का, ठीक है। इसको भी एक ही चीज बने रहने में मजा नहीं आ रही थी, इसको लग रहा था कि बदलो। अगर सब एक के जैसा रहता, जैसे जो हड़प्पा में था वही वैदिक होता वही, तो हमको याद करने में कितना आसान हो जाता, हमको आपको मतलब एक बार केवल पढ़ लेते तो जो मुद्रा वहां की वही मुद्रा यहाँ की। लेकिन अब ये समस्या है, एक बार निष्क को पढ़ो कि वो सोना था, एक बार निष्क को पढ़ो वो आभूषण था, और एक बार निष्क को पढ़ो वो सिक्का है। तो सोने के सिक्के को निष्क या सुवर्ण के नाम से जानते थे, सुवर्ण आप खुद समझ जाएंगे, स्वर्ण से बना हुआ ना, और निष्क याद रखना। चांदी के सिक्के को पण, 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 चांदी के सिक्कों को पण या करशापण या धरण या शतमान कहते हैं, पण, करशापण, धरण या शतमान,
इसी को रूप पे रूप भी कहते हैं, रूप पे रूप, रूप पे रूप। चांदी के सिक्के ने बहुत सारे अपने नाम रख रखे थे ना, घर वाला, बाहर वाला, समझ रहे हैं। तो इसके रूप अगर पूछ ले कि रूप पे रूप किसे कहते हैं, चांदी का सिक्का ना। अगर हम कहते हैं कि धरण क्या है, करशापण क्या है, और निष्क क्या है, सुवर्ण क्या है, और सर सतमान क्या है, चांदी का सिक्का। तो ये पूछा जा सकता है भैया सतमान किसके लिए प्रयोग होता था। अच्छा, तांबे के सिक्के के लिए माशक और काकड़ी। माशक, माँ बड़ा की मात्रा, खटकोण वाला शाह, और फिर काफ और कबूतर। माशक या काकड़ी, का बड़ा की मात्रा, फिर का, फिर अड़ा छोटी की मात्रा, काकड़ी। माशक या काकड़ी किसको कहेंगे, तांबा। अब चलो, आपको नहीं पता था लेकिन मुझे बताओ कि क्या सतमान किसको कह रहे हैं, धरण किसको कह रहे हैं, रूप पे रूप किसको कह रहे हैं, निष्क किसको कह रहे हैं, सुवर्ण किसको कह रहे हैं, पण किसको कह रहे हैं, करशापण किसको कह रहे हैं, और सतमान किसको कह रहे हैं, और धरण किसको कह रहे हैं, करशापण, पण, पड़ी और पण्याध्यक्ष, व्यापार का नियंत्रक, और संस्था अध्यक्ष उसी के अंडर में। और सर ये पढ़ते पढ़ते कहीं सीता अध्यक्ष तो नहीं भूल गए आप, कहीं सीता और भाग तो नहीं भूल गए आप, दोनों कर हैं, कहीं गणिका अध्यक्ष तो नहीं भूल गए आप, गणिका तो नहीं भूल गए, निष्कासिनी तो नहीं भूल गए, रूपा जीवा तो नहीं भूल गए, नहीं। और वो जो घरे में रहती थी उनको क्या बोलते थे, नहीं नहीं, हाँ ठीक है। और ऐसी विधवा जो शादी नहीं करती थी, छंदवासिनी, अमीर, आड्य विधवा ना। अरे वहां विकल्प में मिलेगा ना तो खुद ही दिमाग काम करेगा, ऐसा नहीं कि मतलब सोचिए कि याद नहीं हो रहा है, वहां मिलेगा तो काम करेगा। सर एक आध दो बात और सुन लीजिए, तो आज की कहानी को हम लोग, हाँ, 3 शब्द का प्रयोग हुआ है मौर्य काल के इतिहास में, वीथी, रथ्या और एक महापथ। तो महापथ से तो समझ गए महामार्ग है, बड़ा ये हाईवे है ना। लेकिन जो वीथी और रथ्या है ना, तो वीथी मतलब छोटा मार्ग और रथ्या मतलब मध्यम मार्ग। रास्तों को 3 नाम से, रीथी, वीथी और महापथ। रीथी, वीथी, महापथ। रीथी मतलब छोटा रास्ता, वीथी मतलब बड़ा रास्ता, महापथ बराबर यमुना एक्सप्रेस वे मतलब बड़ा रास्ता, बड़े मार्ग। ठीक है, देखिए हम मौर्य कलाओं में आपसे स्तूपों की चर्चा करेंगे, सारनाथ और सांची को डिटेल में बताएंगे किसने बनाया है और क्या क्या मामला है। ठीक है, तो मौर्य कला में हम आपको थोड़ा सा ले आएंगे, मृदभांड कैसे बनता है, सारनाथ का स्तंभ क्या है, उस पर चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले हम आपसे चर्चा कर लें कि मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। पतन नहीं हुआ होता तो हम अभी तक मौर्य साम्राज्य में ही रहते, हुआ था तभी तो गुप्त काल आया था। तो कुछ लोग कहते हैं अशोक की धम्म की नीति ने सैनिकों की एक्सरसाइज बंद करवा दी, और सैनिकों की एक्सरसाइज बंद हो गई तो वो आलसी हो गए, अब उनको आराम चाहिए था, समझ रहे, आराम चाहिए था, तो फिर आराम प्रेमी हो गए और धीरे धीरे फिर मामला खराब। सेना जो है वो शिथिल हो गई। कुछ लोग का कहना है कि सेना शिथिल हो गई, इसलिए सेना आगे चल के लड़ नहीं पाई, साम्राज्य को बना नहीं पाई, इसलिए मौर्य साम्राज्य गिर गया। कुछ लोगों ने कहा ना मौर्य साम्राज्य ने बौद्ध धर्म को सहारा दिया था, बौद्ध धर्म को आश्रय दिया था, तो बौद्ध धर्म से नाराज हुए थे ब्राह्मण, मतलब सनातन धर्म, तो ब्राह्मणों ने प्रतिक्रिया दे दी। अब ब्राह्मणों ने, ऐसा नहीं कि सारे ब्राह्मण राजा हुए, सुंग वंश की स्थापना हुई आगे चल के, और जब सुंग वंश की स्थापना हुई तो सुंग वंश के शासक ने ब्राह्मण धर्म अपनाया, और फिर इससे वो बौद्ध धर्म को आश्रय देना बंद कर देगा। जिस धर्म को आश्रय कम मिलेगा वो धर्म कम चल पाएगा। तो ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया भी एक कारण है बौद्ध धर्म
या मौर्य वंश को समाप्त होने का। मानते हैं लोग, पता नहीं ये सही है गलत है। अशोक की अहिंसावादी नीति भी, राजा एकदम टीका चंदन लगा करके जो है साधु बन गए। तो साधु बन गए, इसमें दिक्कत ये है कि डर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। थोड़े दिन में नहीं होगा, काफी दिन में होगा ना। या तो बीच बीच में धमकी देते रहो तो हो सकता है ये बना रहे कि मतलब मामला ठीक है, नहीं तो अशोक एकदम क्या हो गए, देव नाम प्रिय हो गए। अभिलेखों में लिखवा रहे हैं कि बड़ों का आदर करो, छोटों को सम्मान दो, ये करो वो करो ना, बड़ी बड़ी बातें लिखवा दी। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बड़ी बड़ी बात बोल करके तुम कुछ और कर भी नहीं सकते। पता चले एक तरफ लिख रहे हैं कि धम्म की नीति अपनाओ, दूसरी तरफ आक्रमण कर दें ना। तो धम्म की नीति ऐसी अपना ली है कि वो खुद विनम्र हो गए, घूम रहे हैं बौद्ध भिक्षु की तरह, जिन्हें बुद्ध शाक्य कहा गया। तो अशोक जो है बहुत विनम्र हो गए। कहते हैं ये नीति जो थी कहीं ना कहीं संकट का समय आ गया, राजकोष खाली हो गया। पता चले कि धर्म में सब पैसा लगा दिए हैं, दूसरे राज्य को जीत नहीं रहे हो तो पैसा आ नहीं रहा है, पैसा नहीं आ रहा है तो राज्य कैसे चलेगा ना। तो अहिंसा की नीति भी थोड़ी सी दिक्कत वाली रही। कुछ लोग ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा केंद्रीकरण भी दिक्कत होता है। अति केंद्रीकृत राज्य था, इतना केंद्रीकृत कि अगर 1 रुपया भी खर्चा करना है तो चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार या अशोक के पास जाओ या उसके पूर्वज, उसके वंशों के पास जाओ। इतना केंद्रीकरण भी लोगों को दूर भगाता है ऐसे राज्य से। तो धीरे धीरे राजा जब कमजोर हुआ तो लोग भागने लगे कि मतलब इतनी ज्यादा पाबंदी में तो नहीं रहना है। तो अति केंद्रीकृत था, इस वजह से भी हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग यह भी कहते हैं कि उत्तर पश्चिम की सीमा की उपेक्षा कर दी गई मौर्य वंश के द्वारा। आगे जब शासक आए तो उत्तर पश्चिम की सेना, मतलब वही ये वाला एरिया अफगानिस्तान के बगल, इस वाले एरिया को क्या कर दिया, उपेक्षा कर दी। तो विदेशी आक्रमण को आसानी हो गई। तो उत्तर पश्चिम सीमा का उपेक्षा करना भी मौर्य वंश के पतन का कारण बना। अलग अलग विद्वान ये कहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि सब तो एक तरफ है, लेकिन जो उनके उत्तराधिकारी हुए वो अच्छे नहीं हुए। अगर अच्छे उत्तराधिकारी मिल गए होते तो हो सकता है मौर्य वंश और दिन चलता। तो अलग अलग भाव हैं, अलग अलग बातें हैं। चर्चाएं हम आपसे कल करेंगे, किसने क्या कहा, रोमिला थापर ने क्या कहा, या भरद्वाज ने किसने कहा, हेमचंद्र राज चौधरी ने क्या कहा है ना। तो हम इस पर चर्चा करेंगे। निहार रंजन राय ने क्या कहा है, तो चर्चा होगी। व्यक्तियों को नहीं याद रखना, लेकिन कॉन्सेप्ट तो याद ही कर लेना। आज की कहानी हम लोग यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं। कल हम मौर्य संस्कृति की कला, मतलब उसकी बिल्डिंग्स के बारे में बात करेंगे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में, और पतन के कारणों पर बृहद चर्चा होगी। ठीक है, तो आज हमारी कक्षाएं यहीं पे समाप्त होती हैं। कल बढ़ेंगे इसके आगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।